हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग्स। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा और उपिंदर भाई का जो वीडियो है, उसके अंदर इतने ऑसम कमेंट्स आ रहे हैं। हमने बिटकॉइन की सिक्योरिटी, बिटकॉइन की माइनिंग, बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट, बिटकॉइन के हैश रेट, बिटकॉइन के फ्यूचर, बिटकॉइन के ब्लॉक साइज़ वॉर, बिटकॉइन के ब यू नो अगर अगर बिटकॉइन के अंदर जो कंसेंसस मैकेनिज़्म कैसे अचीव होता है, बिटकॉइन सिक्योर है कि नहीं है, बिटकॉइन की नोड्स कैसे रन होती हैं। 1 घंटा 25 मिनट का कंटेंट सिर्फ़ बिटकॉइन पे कल मेरा और उपिंदर भाई का था। अगर आपको पसंद आया, नहीं आपने देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उससे ऊपर कोई वीडियो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं बनाया है। मैंने प्रणव के साथ बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बिटकॉइन और इथेरियम को लेके। लेकिन कल जिस इंटेंसिटी के साथ उपिंदर भाई के साथ जो इंटेंसिटी हो गई थी और जिस लेवल पे डिस्कशन हो गई थी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके का कंटेंट बनाने की जो प्रेरणा है, वो सिर्फ़ आपके कमेंट्स हैं। आप जब कमेंट करते हैं और आपको जब वो कंटेंट पसंद आता है, आपको जब इस तरह के रिमार्क्स आते हैं कि सर अलग लेवल पे आज सीखने को मिला, तो बस वो अपना ऑब्जेक्टिव वही है। और अगर आपको कमेंट कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, बेल आइकन को प्लीज़ नीचे जो घंटी का साइन होता है, उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो जब भी वीडियो आएगा, आप कभी मिस नहीं करोगे। आज का जो रीज़न है ये वीडियो बनाने का इंस्टेंटली वही कि कल हम न्यूज़ को कवर नहीं कर पाए थे। आज मैं बहुत सारी न्यूज़ हैं जो कल मैं कवर करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि वो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है और आपको वो न्यूज़ जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ न्यूज़ से, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ हमेशा की तरह और सबसे पहले मैं न्यूज़ पे चलता हूँ, इस न्यूज़ पे। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है, र्यूमर कह लो लेकिन कहीं पे जब कहते हैं कि आग लगी होती है तभी धुआँ निकलता है। तो कुछ प्रूफ है डाले हैं ट्विटर पे, कुछ ये ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है इसके अराउंड कि ट्विटर फाइनली अपना ट्विटर कॉइन लेके आने की प्लानिंग कर रहा है। और इस चीज़ को हम देखें तो ये न्यूज़ अगर आप देखो कॉइन टेलीग्राफ की, और कॉइन टेलीग्राफ में एक अकाउंट है निम्मा ओजी, तो उसने एक स्क्रीनशॉट डाला है, तो उस स्क्रीनशॉट से ये पता लगता है सोच के ये ट्विटर जो है एक कॉइन्स लाने की फिराक में है, राइट? कॉइन्स, तो लोग ये सोचते हैं कि डोज कॉइन आएगा या बिटकॉइन आएगा। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर हो सकता है अपना कॉइन लेके आए। अब वो कॉइन हो सकता है कि वो ब्लॉकचेन पे हो और वो क्या उसकी मोडालिटी होगी ये पता नहीं, बट जो कुछ अकाउंट्स हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जहाँ से ये पता लग रहा है कि ट्विटर इज़ वर्किंग ऑन देयर ओन कॉइन। सो अगर यहाँ देखो ये लिखा है कि सोशल मीडिया यूज़र आर swirling around rumors that ट्विटर इज़ लुकिंग एट इंट्रोड्यूसिंग इट्स ओन नेटिव एसेट। ट्विटर का खुद का नेटिव कॉइन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज़ ट्विटर कॉइन, राइट? और बेसिकली ये जो ट्विटर अकाउंट है ये ऐप फ़ोकस्ड इन्फॉर्मेशन लीक जो होती है, तो जैसे क्रिप्टो फ़ोकस्ड इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना, तो जनरली ये ऐप बेस्ड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो निम्मा ओजी जो है ये प्रेज़ेंट करता है। तो इनफैक्ट ये डिसेंबर 4 को ही पोस्टेड, तो के एक प्रोटोटाइप ट्विटर इंटरफ़ेस जो है जहाँ पे कॉइन्स का ऑप्शन दिया जा रहा है वो फे यहाँ पे पोस्ट किया था। एक और अकाउंट है और इस अकाउंट ने तो ख़ैर यहाँ तक पोस्ट कर दिया कि कुछ इस तरीके का जो लोगो है, ये डिज़ाइन हो रहा है, तो जहाँ पे ट्विटर कॉइन का कुछ इस तरीके से लोगो होगा। और बड़ी हैरानी की बात है कि अब ये जो अकाउंट है ये एक्चुअली में वेरिफाइड अकाउंट था, अब ये अकाउंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ये अकाउंट डिलीट कर दिया और ये अब पोस्ट भी डिलीट नहीं हो रही, बट किसी ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था। सो इसने भी ये क्लेम किया है कि ट्विटर जो है वो दे आर प्लानिंग टू हैव देयर ओन कॉइन। और अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्विटर पेमेंट के अराउंड काफ़ी डिस्कशन हो रही है, ऑलरेडी ट्विटर पे हो रही है। काफ़ी सारे लोगों का ये मीम्स भी आने लग गए, तो काफ़ी कुछ अकाउंट्स का ये कहना है कि एक्चुअली में ट्विटर कॉइन जो है डोज कॉइन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से नहीं हो सकता। तो डोज कॉइन ही ट्विटर कॉइन है और जब रियलिटी में लोगों को पता लगेगा कि अल्टीमेटली ये डोज कॉइन था। अब ये एक मीम है, अभी इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। लेकिन ये 100% श्योर है कि इसको इस बात से लिंक किया जा रहा है
कि इलॉन मस्क ने 4 दिसंबर को एक ट्विटर स्पेस जो कि मारियो नौफल के साथ उसने किया था, 2.1 मिलियन लोग इसमें ट्यून हुए थे इसको सुनने के लिए। तो उसमें भी इलॉन मस्क ने ये बात एक्नॉलेज की थी कि यू नो फियाट और ट्विटर, तो यहाँ पे इनफैक्ट जो एग्जैक्ट लाइन थी वो ये थी, उस पे सोशल ट्विटर स्पेस के दौरान इलॉन मस्क ने बोला, इट इज काइंड ऑफ अ नो ब्रेनर फॉर ट्विटर टू हैव पेमेंट्स बोथ इन फियाट एंड क्रिप्टो। तो इलॉन मस्क ने ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि आज नहीं तो कल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्विटर पे दोनों ऑप्शंस होंगे, फियाट का भी ऑप्शन होगा और क्रिप्टो का भी ऑप्शन होगा, राइट। सो ये है ट्विटर के बारे में, देखने वाला होगा, अगला आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ पे आप देखो कि सैम बैnkman-फ्रीड इतना ज़्यादा मीडिया अपीयरेंस हो रहा है, वो हर जगह ऑलमोस्ट इंटरव्यू दे रहा है। और कहीं न कहीं ये भी एक सोची-समझी साजिश है। इस सोची-समझी साजिश का मतलब ये है कि सैम बैnkman-फ्रीड के पीछे कहीं न कहीं टीम है, उसने हायर कर रखी है, जो उसको एडवाइस कर रही है कि यू गो इन पब्लिक एंड गेन पब्लिक सिंपैथी, और इसको इस तरीके से पोज़ीशन करो कि चीज़ें ये एक्सीडेंट लगें, नेग्लिजेंस ना लगे, या इंटेंशनली तुमने लोगों को जो रेक्ट किया है, या ती 3.1 बिलियन यूएस डॉलर देने हैं 50 टॉप 50 इन्वेस्टर्स को सैम बैnkman-फ्रीड ने। और कितने लोगों का आप सोचते हो कि नुकसान हुआ होगा? मतलब पूरी दुनिया में एफटीएक्स के ऊपर सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज थी। आप सोच सकते हो कि कितने यूज़र्स के जो पैसे खोए हैं। इसको ना इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था, मार्केट की सिचुएशंस ऐसी थी, सैम बैnkman-फ्रीड की इंटेंशन खराब नहीं थी, बहुत सारी जो कॉम्पिटिशन ने भी इसमें किया, कॉम्पिटिशन का भी इसमें रोल है, कॉम्पिटिशन ने भी ट्वीट्स किए। इस तरीके से पोज़ीशन किया जा रहा है कि ताकि थोड़ी-सी सिम्पैथी गेन हो सके सैम बैnkman-फ्रीड की। और यहाँ तक कि कुछ इंटरव्यूज़ में तो आप देख सकते हो कि लोग तालियाँ बजा रहे हैं। इफ यू सी वन ऑफ द इंटरव्यू जहाँ पे सैम बैnkman-फ्रीड किस तरीके से हँस रहा है, आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि इतने लाख बिल, और यहाँ देख रहे हो आप लोग तालियाँ बजा रहे हैं। कि और थैंक यू बोला जा रहा है कि सैम बैnkman-फ्रीड थैंक्स अ लॉट, आप हमारे चैनल पे आए। और ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। आप देख सकते हो इस बंदे का कॉन्फिडेंस कि यूएस के अंदर जो कांग्रेस है, दे आर ट्राइंग टू कॉल दिस गाय ऑन 13th ऑफ दिसंबर। उन्होंने बोला कि ये आके टेस्टिफाई करे यूएस कांग्रेस के सामने, और ये दिस गाय इज सेइंग कि आई एम नॉट श्योर दैट will happen by 13, but when it does I will testify. So basically what he's just trying to say कि he is not ready with that, so he is not really sure कि वो 13 को जाएगा। जब वो रेडी होगा, जब वो प्रिपेयर होगा तो जाएगा। सोचो यूएस की कांग्रेस is trying to call Sam Bankman-Fried and is saying कि भैया मेरे पास जब टाइम होगा मैं जाऊँगा, राइट? एंड सो बेसिकली ये एसपीएफ इज़ पब्लिकली पंट्स ऑन यूएस हाउस हियरिंग इन्विटेशन। मतलब यूएस सबसे बड़ा क्या है यार, यूएस की कांग्रेस है। दे आर ट्राइंग टू इनवाइट दिस गाय कि भैया तू आके समझा। एंड दिस गाय इज सेइंग कि भैया मेरे पास जब टाइम होगा मैं तब आऊँगा। आई एम राइट नाउ आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड। आपको ना ये एक यूट्यूब है, इसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। आपको ये पूरा देखना चाहिए। एंड ये पूरा इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। यहाँ पे ना आप ये टाइमलाइन्स देख सकते हो। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के कितने क्वेश्चंस इससे पूछे गए इस वाले इंटरव्यू में। और यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन को सुनना चाहते हो तो आप पर्टिकुलरली उस टाइमलाइन को क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली उस आंसर को सुन सकते हो। आप देख सकते हो कि फीड भरी पड़ी है, जहाँ पे सैम बैnkman-फ्रीड के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। और ये इससे ये साबित होता है कि दिस गाय इज़ डेलिबरेटली डूइंग इट, एंड दिस गाय, इसके पीछे लोग हैं, पीआर एजेंसी है, जो कह रही है भैया ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, उस पब्लिक सिंपैथी को गेन करो। जितना ज़्यादा तुम इंटरव्यू दोगे, पब्लिक सिंपैथी को गेन करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इसको एज़ ए एक्सीडेंट पोज़ीशन करते हैं, नॉट एज़ ए इंटेंशनल दिस थिंग, राइट? तो आप ये देख सकते हो। तो एक और आर्टिकल है जिसमें ये बात लिखी है कि व्हाई सैम बैnkman-फ्रीड इज़न्ट बिहाइंड बार्स येट। तो इसका प्राइम रीज़न ये है कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से, क्योंकि ब बहामास के अंदर ये थी रजिस्टर्ड कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन, अभी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। इसने इतनी खिचड़ी पका रखी थी, और ये इंटेंशनल था कहीं न कहीं कि इतनी ज़्यादा खिचड़ी, और कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है। चीज़ें सारी सारी मैसेंजर के थ्रू,
डिस्कस होती थी और मैसेंजर में ऑटो डिलीट का ऑप्शन था कि जो भी अप्रूवल्स थे, चीज़ें थी, यहाँ तक कि सैलरीज़, एक्सपेंसेस, मेजर डिसीजंस उस मैसेंजर पे होते थे। वहाँ पे ऑटोमैटिकली वो मैसेजेस डिलीट हो जाते थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास काफ़ी सामान जिसे कहते हैं इकट्ठा नहीं हो पा रहा है और क्योंकि ये एंटिटी बहामास में रजिस्टर्ड थी तो सारा काम कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। सो इवन इफ अगर ये सैम बैnkman-फ्रिड को हम ये बोलें कि क्रिमिनल है, उसने क्रिमिनल एक्ट किया है। सो बट दैट दैट हैज़ टू बी प्रूवन विथ फैक्ट्स। एक कंपनी का डूबना और एक क्रिमिनल इंटेंशन का का होना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। कंपनीज़ डूबती हैं, कोई ये पहली कंपनी नहीं है जो डूबी है। कंपनीज़ डूबी हैं, उसको ये इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि कंपनी एक्सीडेंटली डूब गई। इसके हालात ऐसे हो गए कि डूब गई। लेकिन एक होता है कि कंपनी को जानबूझ के डुबोया गया, राइट? तो वो क्रिमिनल एक्ट है। अब क्रिमिनल एक्ट को प्रूव करने के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न दैट सैम बैnkman-फ्रिड इज़ नॉट बिहाइंड द बार्स येट। बट लोग जनरली ये चाहते हैं कि ये ही शुड बी बिहाइंड बार्स। बट इसको पता था कि अगर कोई काम बंदे की इंटेंशन गलत होती है, वो डे वन से वो गलत काम ही कर रहा होता है। उसको पता होता है कि भैया मैसेजेस कोई ना छोड़ो, ट्रेल कोई ना छोड़ो, प्रूफ कोई ना छोड़ो, बहामास के अंदर चलते हैं। ये सारे काम उसने पहले ही कर रखे होंगे ताकि जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो उसमें से क्लीन निकल जाए। अब उसकी पीआर एजेंसी भी हेल्प कर रही है कि भैया अपने आप को तुम ऐसे प्रूव करो कि यू आर नॉट एट ऑल गिल्टी। ये तो एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन विद सैम बैnkman-फ्रिड। और अभी क्या है देखिए, मार्केट का सिनेरियो कोई ख़ास है नहीं। मैं आपको क्लियर बोलूँ, आप $17,000 के आस-पास बिटकॉइन है, ऊपर जा रहा है, व्हिच इज़ फाइन। मतलब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, मार्केट थोड़ी रिकवरी की साइड है, बट अभी भी बहुत क्वेश्चन्स अभी बाकी हैं। आप देखो कि जेनेसिस जो है, जो कि बैरी सिल्बर्ट की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है जेनेसिस, उसकी उसकी आपकी ग्रेस्केल है, जेनेसिस है, कॉइनडेस्क है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। उनमें से जेनेसिस जो थी वो बहुत बड़ी कंपनी है क्रिप्टो इकोसिस्टम की। मैं पहले भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। जेनेसिस जो है, आप ये समझो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर थी पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की। किसी भी बड़ी कंपनीज़ को आप सोचो कि जेमिनी है। जेमिनी इतनी बड़ी एक्सचेंज है, जेमिनी के अंदर अर्न प्रोग्राम था। तो कोई भी यूज़र जेमिनी एक्सचेंज के अंदर जो विंक्लेवॉस ब्रदर्स की है, राइट? इतनी बड़ी एक्सचेंज क्रिप्टो की और रेगुलेटेड एक्सचेंज, विंक्लेवॉस ब्रदर्स की जो एक्सचेंज पे अगर कोई कस्टमर अर्न करना चाहता है अपने क्रिप्टो को लेंड करके, तो वो जेमिनी उस कस्टमर के क्रिप्टो को जेनेसिस में भेजती थी और जेनेसिस के पास वो क्रिप्टो होता था। जेनेसिस उस पे 8% या 10% देता था। सोचो कि अभी जेनेसिस ने जो जेमिनी के कस्टमर्स का 900 मिलियन देना है, राइट? 900 मिलियन वापस करना है, तो जेमिनी की एक्सचेंज डूब जाएगी अगर जेनेसिस डूब जाएगा, क्योंकि जेनेसिस जेमिनी के पैसे जेनेसिस के पास पड़े हैं। उसने अपने कस्टमर्स के पैसे वहां भेज दिए जेनेसिस पे, और जेनेसिस ने 900 मिलियन उसका देना है और 900 मिलियन एक और एक्सचेंज का देना है। आप सोचो, उसने 1.8 बिलियन देना है, 1.8 बिलियन यूएस डॉलर दो एंटिटीज का देना है, और एक तीसरी भी एंटिटी जो कह रहे हैं कि 1 बिलियन के आसपास है। मतलब दो 2.5 बिलियन कहाँ से लाएगा जेनेसिस? और अगर जेनेसिस पैसे नहीं ला पाया तो जेनेसिस के पास काफ़ी ग्रे स्केल की भी शेयर्स हैं। अगर ग्रे स्केल के शेयर्स को उसने डंप करे, तो ग्रे स्केल भी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चल रहा है, वो ऑलरेडी डंप हो जाएगा। तो जेनेसिस और ग्रे स्केल दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ग्रे स्केल ने जेनेसिस के पैसे देने हैं, जेनेसिस ने जेमिनी के पैसे देने हैं। ये इतनी खिचड़ी है, ये कंटेजियन इफेक्ट है, इसकी ये अभी आप इसको ये मत सोचो कि कहानी खत्म हो गई। अगर जेनेसिस डूबा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें डूब सकती हैं, बहुत सारी। राइट? और इन सब चीज़ों का फ़ायदा कौन उठा रहा है? इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है गोल्डमैन सैक। गोल्डमैन सैक कह रहा है कि मेरे पास भैया, मैं तो पैसे लेके बैठा हूँ, और जितनी ये क्रिप्टो कंपनीज़ जो डूब रही हैं, भई अल्टीमेटली उनके एसेट्स तो है ना, उनके यूज़र्स तो है ना, उनके एसेट्स को कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। गोल्डमैन सैक हो गया, देखो टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास पड़े हैं, दे आर जस्ट सीइंग के अब जैसे उसने सेल्सियस के एसेट्स को बाय करने की फिराक में है, राइट? तो जिनकी वैल्यूएशन देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज लुकिंग टू स्पेंड टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर ऑन क्रिप्टो फर्म्स दोज हुज वैल्यूएशंस हैव बीन हिट आफ्टर द इम्प्लोजन ऑफ एफटीएक्स, है ना? तो ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक कि अब आप देख रहे हो कि ब्लॉक फाई ने भी बैंक्रप्सी, तो हो सकता है ब्लॉक फाई को ले ले, सेल्सियस के एसेट्स को बाय करने के लिए दे दे आर इंटरेस्टेड, राइट? बट कौड़ियों के भाव, तो ऐसा नहीं है कि वो पुराने वाले रेट पे चीजें बिकेंगी।
राइट? सो दे नो कि क्रिप्टो के अंदर जो इतनी मैसिव तरीके से जो कोलैप्स हो रहे हैं, तो उनके पास एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, राइट? और अपना सीबीडीसी वापस आ गया है। सीबीडीसी जो है इसका रिटेल जो है ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि कई काफ़ी सारे वीडियोज़ आए हैं। हमने ये पर्टिकुलर है जहाँ पे एक एक दुकान के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे डेमो दिखा एक दुकान के ऊपर एक एक क्यूआर कोड है। तो बेसिकली सीबीडीसी का रिटेल में टेस्टिंग हो रही है। सीबीडीसी इज़ अ रियलिटी नाउ। विल इट बी सक्सेसफुल? ओनली टाइम विल टेल बिकॉज़ हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम यूपीआई। यूपीआई से जो आप काम कर सकते थे, एक नॉर्मल यूज़र को नहीं पता। सो बेसिकली यूपीआई और सीबीडीसी में डिफरेंस यही तो है ना कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करते हो तो आपके बीच में जो इंटरमीडिएरी बैंक है, वो फाइनल सेटलमेंट क्लीयरेंस और सेटलमेंट का काम करता है। सीबीडीसी इज़ लाइक पीयर टू पीयर। मैंने अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र किए, तो बीच में मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा फाइनली सेटल हो गया। बट एक नॉर्मल राकेश, मनोज, जो नॉर्मल जनता है, जो खरीदारी कर रही है, ये फाइनल सेटलमेंट और क्लीयरेंस की नॉलेज तो मुझे और आपको है ना। बट अगर जो नीचे नॉर्मल बंदा है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो पेमेंट सीबीडीसी से कर रहा है रिटेल में या यूपीआई से कर रहा है? और अगर डिफरेंस नहीं है, उसको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों यूपीआई से पहले ट्रांसफ़र करेगा सीबीडीसी में और फिर करेगा? अच्छा, कोई ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ लाखों रुपए वो ट्रांसफ़र कर सकता है। जब वहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे भी आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो पीयर टू पीयर, तो फिर वो यूपीआई कुछ क्यों छोड़ेगा? क्यों वो 2-2 ऐप रखेगा? क्या उसके पास मोटिवेशन है? क्या उसको कोई एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा? क्या सीबीडीसी यूज़ करने में जब वो सीबीडीसी के अंदर पैसे रखेगा, तो क्या उसे एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा? जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि सीबीडीसी कोई यूपीआई की तरह सक्सेसफुल होने वाला है। अगर वो जब तक यूपीआई की तरह सक्सेसफुल नहीं होगा, तो फिर हमें इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली सीबीडीसी को रन करने में कॉस्ट है। अगर ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, तो ये हाइपर लेजर है, तो उसको चलाने की एक कॉस्ट होती है, क्योंकि आपकी सर्वर की कॉस्ट, नोड्स की कॉस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इन सबको मीट आउट करने में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑलरेडी हम लोग को पैसे को, ये तो है नहीं कि पैसा जो प्रिंट हो रहा है उसको बंद कर देंगे। पैसा जो प्रिंट हो रहा है वो एनुअली 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ हम खर्च करते ही हैं। हमने एक और खर्चा अगर सीबीडीसी का लिया है, तो हमने ऑब्वियसली ये सोचा होगा कि इस खर्चे को करके हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी कई सारी डेवलप्ड नेशंस हैं, वो भी इस सीबीडीसी को रोल आउट नहीं कर पाए हैं सक्सेसफुली। बट अगर ये इंडिया इसको यूपीआई मूवमेंट की तरह सक्सेसफुल करा ले जाता है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ न्यूज़ टू रेकन विद। एंड जैसे हमने यूपीआई की आज पूरे दुनिया भर में चर्चा है, वैसे सीबीडीसी की भी चर्चा होगी। बट द होल क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मोटिवेशन? क्योंकि यूपीआई को करने की एक मोटिवेशन थी एक ग्राहक के पास। डिमोनेटाइजेशन के बाद यूपीआई इतना बड़ा सक्सेसफुल हुआ। एक पर्पज़ था, एक उसके अंदर एक बेनिफिट था। अब यूपीआई से सीबीडीसी पे जाने के लिए बेनिफिट क्या है? ओनली टाइम विल टेल। एंड उसकी सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है कि वो उसको रीज़न मिलता है कि नहीं। बहुत सारी जॉब लॉसेस हो रही हैं, ये अगली न्यूज़ है। आप देख सकते हो बायबिट, स्विफ्टएक्स, क्रिप्टो फर्म्स रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स बाय 30% बायबिट जो कि नई एक्सचेंज है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे आर क्वाइट डिसेंट एंड दे हैव क्वाइट रिज़न इन इन रैंकिंग। दे 30% का तक का ले ऑफ हो रहा है। तो नॉट ओनली ट्रेडर, इन्वेस्टर, द एम्प्लॉइज़ आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, राइट? एंड टेज़ोस की को-फाउंडर का कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इस अभी जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं और जो डाओ हैं, वो ऐसा है जैसे उनको याद दिला रहा है कि क्लासरूम के अंदर जिस तरीके से इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। अभी वो जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं और जो डीफाई के जो डाओ हैं, दे दे डोंट हैव अ स्ट्रक्चर। अभी वो जो डिसीजन मेकिंग है वो अभी भी सेंट्रलाइज़ है। तो वो इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइज़ है कि अल्टीमेटली वोटिंग राइट्स, वोटिंग पावर जब एक आदमी के हाथ में ज़्यादा आ जाती है, तो वो चेंजेस कर ले जाता है। तो ये जब तक पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नेंस एक बहाना है। इसमें इसको इस तरीके से समझ लें कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप है 50 लोगों का, और 50 लोगों के ग्रुप में अगर 25-26 लोग हैं या 27 लोग हैं, अगर वो करप्ट हो जाएँ कि भैया डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, तो इट इज़ ईज़ी राइट नाउ एट प्रेज़ेंट टू गवर्न द एक्जिस्टिंग डाओस। और जिस जो कि एक वेब 3 वेब 3 हम कह रहे हैं, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके से आप
बंदों को जोड़ के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी डाओ के अंदर भी वोटिंग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग कुछ चेंज कराने के लिए वोटिंग डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस की जा रही है, जिसकी वजह से डाओ के अंदर काफ़ी सारे हैक्स भी देखे, काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अभी पूरी तरीके से हम डिसेंट्रलाइज़ेशन की तरफ नहीं पहुँचे। ये एक तरीके का, ये समझ लीजिए जैसे क्लास के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो बच्चे जैसे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। अभी वेब3 के अंदर काफ़ी सारे डाओ वो क्लास के बच्चों की तरह ही हैं, जो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, पूरी तरीके से फूल प्रूफ नहीं है। और यही कारण है कि अभी हम ये बोलें कि डिसेंट्रलाइज़ेशन के हम पीक पे पहुँच गए हैं, अभी हम शुरू भी नहीं हुए। तो ये कहना है जो टेज़ोस की को-फाउंडर है उनका, राइट? तो ये बात थी। और उसके बाद आप देखो कि सीएफटीसी का जो चेयरमैन है, एफटीएक्स के एपिसोड के बाद सीएफटीसी के चेयरमैन का कहना है कि दे कॉल फॉर रेगुलेशन इन द वेक ऑफ एफटीएक्स कोलैप्स। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सीएफटीसी के चेयरमैन जो लास्ट अक्टूबर तक ये कह रहे थे, 2021 के अक्टूबर-नवंबर में इनका कमेंट आया था कि बिटकॉइन एंड इथेरियम आर कमोडिटी। लेकिन इस बार जो सीएफटीसी का चेयरमैन है, ही सेड दैट ओनली बिटकॉइन इज अ कमोडिटी एंड उन्होंने इथेरियम की बात नहीं करी। तो ये देखने वाली बात है कि सीएफटीसी के चेयरमैन का अचानक ये चेंज ऑफ स्टांस क्यों? क्या प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाने के बाद नाउ ही कंसीडर्स इथेरियम टू बी अ सेंट्रलाइज्ड थिंग, अ सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और अ प्रोजेक्ट? पहले क्यों इथेरियम को ही यूज्ड टू कंसीडर एज़ कमोडिटी? सो ये देखने वाली बात है। बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट ही हैज़ सेड दैट बिटकॉइन इज़ द ओनली कमोडिटी एंड इथेरियम इज़ हैंगिंग, कि व्हाट सीएफटीसी इज़ सेइंग। और अगर मैंने आपको लास्ट वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ कमोडिटी नहीं है तो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसके क्या रिपरकशंस हैं, क्या इफ़ेक्ट है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक में मैं डाल दूँगा, उसको लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर कोई चीज़ सिक्योरिटी होती है, इसके पीछे पूरा एक वीडियो बनाया था। ब्लैक रॉक का ये कहना है कि ठीक है, जो हुआ अभी एफटीएक्स की वजह से, उनका विश्वास अभी भी क्रिप्टो से नहीं हटा है। एंड उनका ये कहना है कि की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ स्टिल रेलेवेंट। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी की मानने से क्या इम्पैक्ट है? ब्लैक रॉक के पास 10 ट्रिलियन या 8 टू 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर ब्लैक रॉक ये बात बोल रही है, सो देन यस, दिस दिस थिंग हैज़ अ सब्सटेंस, मतलब ये बात के अंदर दम है और इसको आप सीरियस ले सकते हो। तो ब्लैक रॉक का ये कहना है इज़ अ साइ ऑफ रिलीफ। और एक लेटेस्ट अब रिपोर्ट आई है बीआईएस। तो बीआईएस है क्या? बीआईएस इज़ बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। आप ये सोचो, दुनिया के जितने भी बैंक्स हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है? इसका कहना क्या है? इसने एक रिपोर्ट जारी करी है क्रिप्टो पे, और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसका कहना है कि क्रिप्टो अडॉप्शन इंक्रीजेस व्हेन द बीटीसी प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है? तो जब बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ता है, ठीक है? इसका ये कहना है कि बिटकॉइन प्राइसेस एक्सपीरियंस अ स्टैगरिंग जंप फ्रॉम $250 का होता था 2015 में, जो कि $69,000 पहुंचा 2021 में। तो डेली एक्टिव यूजर भी 11,900 से 32.5 मिलियन यूएस 32.5 मिलियन पहुंचे। तो ये इनकी रिपोर्ट है। इसका ये कहना है कि मोस्ट इन्वेस्टर हैव लॉस्ट मनी इन ऑन बीटीसी। इसका ये कहना है कि 75% डाउनलोड जो हुए क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो एप्लीकेशंस हैं, वो तब हुए जब बिटकॉइन $20,000 से ऊपर था। तो इसका ये कहना है कि रिपोर्ट एस्टिमेट कर रही है कि 81% ऑफ ऑल दोज़ इन्वेस्टर्स आर करंटली इन रेड बिकॉज़ बिटकॉइन जो है वो $17,000 पे है, राइट? तो ये एक इनका पॉइंट है। प्लस इनका ये पॉइंट है कि इट्स इनका ये कहना है कि बीटीसी परसेंट सो सिर्फ 51.88% जो बिटकॉइन एड्रेसेस हैं वो प्रॉफिट में है, रेस्ट आर इन लॉसेस। प्लस कुछ डेमोग्राफिक बताइए। आप सोचो कि और यहाँ पे ये भी बताया कि रिस्क एपेटाइट फॉर यूएस कंज्यूमर्स बिटवीन, तो आप देखो बैंकिंग फॉर बीआईएस जैसी जो संस्थाएं हैं, दे आर they are making reports on crypto, they are doing their analysis, they are releasing their reports। तो ये इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर कि आपको आज के जो अपडेट्स हैं वो पसंद आए। मैंने इसलिए ये अपडेट्स दिए कि कल हम कवर नहीं कर पाए थे, आई एम सॉरी। कल बिटकॉइन की बड़ी इंटेंस डिस्कशन हो गई थी, वो वीडियो आपको देखना चाहिए।
आपको अगर न्यूज़ के ऐसे शॉर्ट फॉर्म पसंद है, अभी भी शॉर्ट तो नहीं है, 25 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन अगर ऐसी डिटेल्स आपको वीक में 1 या 2 बार अगर पसंद आए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल डेफिनिटली ट्राई टू मेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि न्यूज़ से अगर आप टाइम टू टाइम आपको टाइमली मिलती रहे, आप न्यूज़ से अगर अपडेटेड रहेंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपको इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक करिए करे बगैर मत जाना और कमेंट करे बगैर मत मत जाना कि आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क ट्विटर कॉइन लेके आएगा? हुँ? अगर आएगा तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ योर टेक। बाकी मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में एक नई न्यूज़ के साथ, राइट? थैंक यू वेरी मच।